9 सालों के बाद पीएम मोदी इजराइल पहुंचे। आपको बता दें कि आज संसद को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और इसी बीच दोनों देशों के बीच कई बड़ी डील भी संभव है। आपको बता दें कि वहीं इस बीच पाकिस्तान के भी बयान सामने आने लगे। पाकिस्तान ने इस मुलाकात पे चिंता जाहिर की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएम मोदी तेल अवीव पहुंचे। משמר יעבור לדור, משמר טוב, משמר יעבור לנוח, מות נוח. पीएम मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इजराइल की धरती पर कदम रखते ही इतिहास रच दिया, क्योंकि वो इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पीएम मोदी के वेलकम की ग्रैंड तैयारियां वहां पर हुई हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल में वहां के अखबार ने हेडलाइन में कहा है कि नमस्ते पीएम मोदी। पीएम मोदी का वहां पर किस तरह स्वागत होगा और वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये हमें साफ देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी का ये सिर्फ प्रवास नहीं, बल्कि दो पुरानी संभावनाओं के बीच दोस्ती का एक नया अनुभव अध्याय होगा। व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी का इजराइल जाना इसलिए भी ऐतिहासिक, क्योंकि पीएम मोदी इजरायली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। संसद में पीएम मोदी का भाषण दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई देगा। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह का कहना है कि इसका मकसद सिर्फ कुछ पुरानी डील तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार और टेक्नोलॉजी की हर क्षेत्र में मिलकर काम करना है। इस मुलाकात में कई बड़े मुद्दों पर मोहर लगने वाली है। ये दोस्ती अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर भी बड़े बदलाव लाने वाली है। राष्ट्रपति से मुलाकात के तुरंत बाद पीएम मोदी नेतन्याहू के साथ बैठक में भी शामिल होंगे। भारत और इजराइल के बीच ड्रोन की खरीद और साथ ही ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग समेत कई बड़े रक्षा डील की सहमति भी बन सकती है। साल 2026 में दोनों देशों के बीच 8.6 अरब डॉलर की डील भी हो सकती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की आज एक प्राइवेट डील भी राष्ट्रपति के साथ होगी। पीएम मोदी आज इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि भारत और इजराइल के हथियारों से जुड़ी डील पर भी बातचीत की संभावना है। इसमें ड्रोन और कई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। इससे पहले इजराइल ने कहा था कि हमें इंतजार है पीएम मोदी का, और वो इंतजार खत्म हुआ। बड़ी मुश्किल से वहां पर बेहतरीन तैयारियां की गई हैं। ग्रैंड वेलकम की तैयारी। इजराइल के अखबार ने कहा नमस्ते मोदी, और बहुत ही सुनहरे शब्दों में ये लिखा गया है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत उम्मीद है
पीएम मोदी के आने से। आपको बता दें कि इजराइल अखबार ने अपनी भाषा के साथ ही हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया। कई अखबारों ने लिखा पीएम शालोम यानी कि नमस्ते। अब पूरी दुनिया की नजरें उस ऐतिहासिक पल पर टिकी हुई है जब एक भारतीय नेता की आवाज इजराइल की संसद में गूंजेगी। ये दौरा भारतीय कूटनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस यात्रा की सबसे खास बात यह कि पीएम मोदी इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे, जो दोनों देशों के बीच के गहरे भरोसे और लोकतांत्रिक रिश्तों का सबसे बड़ा सबूत है। दिल्ली से उड़ान भरते समय पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि ये दौरा न केवल भारत इजराइल की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देगा, बल्कि तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में भविष्य के नए लक्ष्य को भी तय करेगा। पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर एक तरफ जहां उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। यरूशलेम की गलियां आज सजी हुई हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी वहां एक बहुत ही खास राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने निमंत्रण दिया उन्हें। 25-26 फरवरी 2026 की यात्रा केवल दो नेताओं की मुलाकात की नहीं, बल्कि दो ताकतवर देशों के बीच एक गहरी दोस्ती का नजारा है। आज शहर की गलियों की बात करें या ऐतिहासिक इमारतों की, हर तरफ भारत के तिरंगे हैं। इजराइल के झंडे आज एक साथ लहराते नजर आए और ये बहुत ही ऐतिहासिक है। ये दिखाता है कि स्वागत की तैयारियां गहराइयों से की जा रही हैं। पूरे इजराइल में आज उत्साह है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच पूरी दुनिया की नजर उस बात पर है कि उस तस्वीर पर टिकी है जब भारत और इजराइल के रिश्तों में एक नया अध्याय देखने को मिलेगा, जब संसद में पीएम मोदी की आवाज गूंजेगी। प्रोफेसर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का जब कोई विदेश दौरा होता है तो उस देश के लिए और उस देश की जनता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी आज पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में जिस तरीके का एक क्राइसिस हम सबको देखने को मिल रहा है, और उसमें मोदी जी का ये इजराइल का लगभग दूसरा दौरा है। ये पहला दौरा 2017 में हुआ था, और अभी जिस तरीके से अमेरिका और खास करके जो मिडिल ईस्ट की जो देश में जिस तरीके से राजनीतिक आर्थिक उथल पुथल मचा हुआ है, और उसमें भारत ने जिस तरीके से अभी AI समिट होने के बाद
और इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से G20 का जो मीटिंग हुआ था उसमें भारत ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने एक भारत की नई पिक्चर प्रस्तुत की हर क्षेत्र में, और मुझे लगता है कि शायद उसी का एक तरीके का ये रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इजराइल हम जानते हैं कि आज विश्व का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला देश है, जहाँ पे डिफेंस को लेके हो या अभी जिस तरीके से हम AI की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीज़ों को लेके मोदी जी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो बेसिकली वहाँ के जनता की आकांक्षाओं और उनके नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही तय किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज भारत जिस तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते जा रहा है, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, और उसमें इजराइल के साथ आज ये जो मोदी जी की जो बैठक या मीटिंग जो भी होने वाला है उसमें मूलतः रूप से डिफेंस सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है जो आज का जो टेक्नोलॉजिकल जिस तरीके से सारे देश इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो भारत तकनीक रूप से किस तरीके से आत्मनिर्भर बने और विकसित भारत बनने के क्रम में मुझे लगता है कि इजराइल का दौरा मोदी जी का बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज इजराइल और भारत के बीच में जो एक ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है पिछले 11 सालों में, अगर आप देख लें तो मुझे लगता है कि वो अभी तक के 78 साल के राजनीतिक इतिहास में इस तरीके का ट्रस्ट बॉन्डिंग देखने को नहीं मिला है। और वहाँ पे नेतन्याहू का भी भारत के प्रति जो एक दृष्टिकोण हमेशा से रहा है। आप इसके पहले भी देख सकते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जब चला रहा था, तो उस समय भी जिस तरीके से तकनीकी रूप से डिफेंस के रूप में इजराइल के प्रोडक्ट्स को भारत ने यूज़ किया और जो एक सपोर्ट सिस्टम जो मिला, मुझे लगता है कि वो भारतीय विदेश नीति की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी बन जाती है। और हम जैसा कि जानते हैं कि इसके पहले भी इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट रहा उसमें भारत ने जो एक बिल्कुल एक मॉडरेशन की भूमिका में निभाया और हमेशा एक पीसफुल एटमॉस्फेयर कैसे बना रहा है उस एरिया में, उस शांति व्यवस्था के लिए हमेशा तत्पर रहा और विश्व के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया बातचीत करने के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीज़ों को लेके ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी प्रोफेसर मनोज, लेकिन भारत के इस दौरे को लेकर और इजराइल ने भी किस तरह स्वागत किया वो हमने तस्वीरों में भी देखा। वहाँ पर दोनों ही देशों के झंडे एक साथ लहराते नजर आए। लेकिन पाकिस्तान क्यों इतना परेशान है? पाकिस्तान ने तो ये तक कह दिया कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये एक साजिश है। पाकिस्तान ने कहा कि ये पूरी तरह गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुसलमान हैं वो अलग हो रहे हैं। देखिए, ऑब्वियस है कि पाकिस्तान का ओरिजिन जो हुआ है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के आधार पे हुआ है। और ये 1947 में जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस देश का डिवीज़न किया, उस समय से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का रवैया भारत के हमेशा से खिलाफ रहा है। और पाकिस्तान एज ए नेशन कभी भी अपने आप को ट्रीट नहीं किया, वो हमेशा से एक बैटल फील्ड रहा है। लेकिन आज इस 21st सेंचुरी में जिस तरीके से हर देश, विश्व के लगभग 194 देश हैं, हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करने के लिए, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में अपनी सहभागिता निभाने के लिए एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देख लीजिए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म का ही एक तरीके से फैक्ट्री है। और पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, आप देख सकती हैं कि हर जगह पाकिस्तान के तार जुड़ते हुए दिखते हैं। तो एक तरीके से भारत ने पिछले 11 सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान को हर लेवल पे कॉर्नर किया, उसको पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूनाइटेड नेशन का हो या वर्ल्ड बैंक में हो या IMF में, हर जगह पे एक्सपोज किया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ खड़े होके और खास करके वहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर ट्रंप ने जिस तरीके से पाकिस्तान को IMF के थ्रू बेल पैकेज दिलवाया, प्लस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पर्सनल बिजनेस के लिए अपने बेटे को वहाँ पे भेजा और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर मुनीर पहुंच गया अमेरिका। तो इससे एक पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की एक छवि धूमिल होते हुए जा रही थी, क्योंकि एक पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान एक तरीके से टेररिस्ट नेशन के रूप में एक्सपोज हो चुका था। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज सुबह में ही जिस प्रकार से ट्रंप ने पाकिस्तान को लेके भारत के लिए जो एक स्टेटमेंट दिया अपने कांग्रेस में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके चलते शहबाज शरीफ की जान बची। तो ये इसको भी आप जोड़ के तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जब PM मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा दें। PM मोदी वहां पर पहुंचे और ये तस्वीरें जो इतिहास बनने वाली है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भी PM मोदी ने दोनों पक्षों को साफ साफ कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, शांति का है।
और ईरान भी भारत का प्रमुख सहयोगी रहा है। पीएम मोदी ये संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कि जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। इजराइल की धरती पर पीएम मोदी ने कदम रखा और वहां पर पीएम मोदी के ग्रैंड स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि आज अप्रवासी भारतीयों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री भी पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेतन्याहू से पीएम मोदी ने यहां पर मुलाकात की। ये तस्वीरें जब पीएम मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 9 सालों में दूसरी बार ये दूसरी यात्रा पीएम मोदी की। इससे पहले जुलाई 2017 में वो इजराइल गए थे। तेल अवीव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी इजराइल पहुंचे और नेतन्याहू के साथ आज उनकी प्राइवेट बातचीत भी होगी। आज पीएम मोदी इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रोफेसर मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर मनोज, ये स्वागत की तैयारियां, इसको लेकर भारत खुश है, लेकिन विपक्ष ने इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब दुनिया इजराइल की आलोचना कर रही है तब भारत का वहां जाकर उन्हें गले लगाना ये ठीक नहीं है। देखिए, कोई भी देश अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले देखता है और भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हैं कि इजराइल के साथ जिस तरीके से एक सकारात्मक माहौल हमेशा से रहा है, क्योंकि भारत के जितने भी नेबर नेशंस हैं वो सब एक तरीके से जो रेडिकलाइजेशन ऑफ जिसको हम बोल सकते हैं उससे प्रभावित हैं। और आप देख लीजिए तो उसी तरीके से आज इजराइल भी कहीं ना कहीं वो रेडिकलाइजेशन से प्रभावित है। और गाजा और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट्स है, आप देख सकते हैं कि गाजा के और फिलिस्तीन से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और द्विपक्षीय जो द्विराष्ट्र की जो कल्पना की जाती है उसमें भारत ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और द्विराष्ट्र को उसको मैसेज भी देता है। लेकिन आप देखिए इन दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध है, रणनीतिक संबंध है, सामरिक संबंध है और आर्थिक संबंध भी है। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि आज कोई भी वर्ल्ड में जब तक आपका पीसफुल एग्जिस्टेंस नहीं होगा तब तक आप उस देश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं और ना ही उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। तो आप देख लीजिए इजराइल का जब से ओरिजिन हुआ तब से वहां पे वो कन्फ्लिक्ट्स का ही दौर रहा है। उस बेल्ट को अगर आप देख लीजिए जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट हो, वहाँ पे एक तरीके से आप देखिए कि पिछले 2-2.5 साल पहले जिस तरीके से घटनाएं घटी वो कहीं ना कहीं उस एरिया में एक तरीके का टेंशन क्रिएट करता है। और उसमें ये मोदी जी का दौरा बेसिकली ये पहले से प्रस्तावित दौरा था और उनके कांग्रेस को संबोधन भी करेंगे। और मुझे लगता है कि भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें किस तरीके से भारत का नेतृत्व इन सब दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाता है, ये पूरे विश्व को देखने के लिए और समझने का एक विषय हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से भारत ने पिछले 11 सालों में अपने फॉरेन पॉलिसीज को अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से, हम डिप्लोमेसी वर्ड की चर्चा तो करते हैं लेकिन डिप्लोमेसी के पीछे जो एक टफ डिसीजन होता है जो दोनों देश के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लेते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हम सब जानते हैं कि मोदी जी कितने टफ बार्गेनर हैं खास करके विदेश नीति के मामले में, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों ने इस चीज़ को डिस्कशन में हम लोग लेके आ चुके हैं। और अभी जिस प्रकार से चाहे इंडिया यूरोपियन यूनियन डील हो या इंडिया यूएस जो इकोनॉमिक डील हो, जिस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीज़ों का एक तरीके से वहाँ से एक एड्रेस करेंगे मोदी जी और विश्व को एक संदेश देंगे कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है जो शांति और को एग्जिस्टेंस के आधार पर पूरे विश्व के मानव को एक साथ जोड़ के इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम एक दूसरे का जो विश्व की कल्याण की जो कामना होती है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज पूरा वर्ल्ड की मीडिया इस बैठक को और खास करके मोदी जी का जो संबोधन होगा उस पर नज़र गड़ाए हुए कि मोदी जी वहाँ से क्या बोलेंगे। और ऑब्वियसली कि भारत का जो विपक्ष है, हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी में एक विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप नेशनल इंटरेस्ट को भी क्रिटिसाइज करें। तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष को सोचने का, समझने का समय है कि आज भारत जिस तरीके से हर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है,
जिस तरीके से हम आर्थिक मॉडल को हम अपना के अपने रिसोर्सेज को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरीके से हम नई टेक्नोलॉजी को अपने वर्किंग सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को लेके उन्हें सपोर्ट में आना चाहिए। लेकिन भारत का जो विपक्ष है, खास करके जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से जिस तरीके से क्रिटिकल होते होते नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बोलने लगते हैं, तो ये भी एक सोचने का समय है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन आएगा वहाँ से, क्योंकि आज जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, अगर आप देख लीजिए तो ईरान का जो कन्फ्लिक्ट्स है, और ईरान के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का जो एक आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों पहले जो एक युद्ध की स्थिति बनती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर अभी से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका डे बाय डे ईरान के ऊपर एक सैंक्शन के साथ साथ उसके ऊपर अटैक की भी बात कर रहा है, तो उसमें इजराइल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शामिल होगा। और उसमें आज भारत का वहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का जाना और इस तरीके से संसद को संबोधन करना, मुझे लगता है कि इन सब सारे चीज़ों का जवाब हम सबको शाम तक मिल जाएगा। जी प्रोफेसर मनोज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। विपक्ष का काम होता है कि सरकार की जो भी चीज़ें, जो योजना है, उस पर सवाल उठाना। लाजमी है कि वो अपनी आवाज़ उठाए, लेकिन सही मुद्दों पर भी बोलना, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत नज़र आता है। विपक्ष गाज़ा का भी इसमें जिक्र कर रहा है। उनका कहना है कि इस बात को लेकर चिंता है क्योंकि युद्ध जारी है, गाज़ा में नागरिकों की मौत हो रही है, और इस बीच इजराइल जाना पूरी तरह गलत। देखिए, भारत जो है वो हमास हमले की हमेशा से निंदा करते रहा है। अगर आप इसका इतिहास उठा के देख लिए तो इजराइल के ओरिजिन के बाद से जिस प्रकार से लेबनान हो, हुती हो, और इवन ईरान ने भी जिस तरीके से इजराइल पे इन लोगों के माध्यम से अटैक करा है, तो भारत ने हमेशा से खास करके हमास को हमेशा से क्रिटिसाइज किया है, उसको निंदा की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वहाँ के नागरिक हैं, उस सिटीजनशिप की राइट्स की भी बात करता है कि उनके ऊपर इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब दो देश युद्ध में जाते हैं तो उसके साथ साथ वहाँ पे जो आम जो जनता है या नागरिक है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो इन सब चीज़ों को भी देखने की जरूरत है, और भारत ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने विदेश नीति के माध्यम से इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच के रखा है कि हमें किसका सपोर्ट करना है और किसका क्रिटिसाइज करना है और किसके साथ खड़ा होना है। तो इस मामले में भारत की जो विदेश नीति रही वो हमेशा से बड़ा ही एक पॉजिटिव और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक मैसेज देने वाला रहा है, और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा से, आप देख लिए जब भी वहाँ पे इस तरह की घटनाएं घटती है तो हमेशा हमास की एक्टिविटी को उन्होंने कभी भी जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि क्रिटिकल असेसमेंट किया। लेकिन वहाँ के नागरिकों के लिए, वहाँ के जो सिटीजन्स है जो उससे प्रभावित होते हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव मैसेज देने का काम करते हैं पूरे वर्ल्ड की राजनीति में। तो ये एक भारत की आप समझ सकती हैं कि भारत की जो विदेश नीति है और खास करके यहाँ का जो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि कोई भी देश का जो फॉरेन पॉलिसीज होता है वहाँ के इंटरनल जो सोसाइटी होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है। और जिस प्रकार से यहाँ पे चूंकि भारत एक लोकतंत्र देश है, हर 5 साल पे यहाँ पे चुनाव होते हैं, मैंडेट मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 टर्म से एक ही व्यक्ति इस देश को नेतृत्व के रूप में स्थापित कर रहे हैं और मैंडेट के द्वारा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की जनता भी क्या चाहती है, और चाहे पाकिस्तान भारत संबंध को लेकर देख लें या इजराइल भारत संबंध को देख लें। तो मुझे लगता है कि ये मैंडेट हमें बहुत कुछ रिप्लाई करता है कि भारत का समाज क्या देखता है, क्या सोचता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। जब पीएम मोदी तेल अवीव पहुंचे, उन्होंने इजराइल पीएम से मुलाकात की, और वहां पर सबसे ज़्यादा प्रोफेसर मनोज इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ये स्वागत बहुत अनोखा है, क्योंकि वहाँ के जो अखबार हैं उन्होंने नमस्ते मोदी लिखा, उन्होंने बेहद तारीफ की है पीएम मोदी की, भारत की तारीफ की। वहाँ की छोटी गलियों की भी अगर बात करें, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सजावट की गई है, दोनों देशों के तिरंगे को एक साथ लहराया गया है, यानी कि वहाँ के लोगों में भी पीएम मोदी के आने को लेकर उत्सुकता है, और ये साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल, चूंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी का जो एक आत्मीयता होती है किसी भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ, वो रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है। और उनका एक केमिस्ट्री मतलब इजराइल के साथ ही नहीं, अगर विश्व के जितने भी लीडर्स हैं जब भी कोई मिलता है तो व्यक्तिगत रूप से सारे लोग मोदी जी के साथ एक अपने आप को बड़ा ही कंफर्ट जोन में फील करते हैं। तो शायद मोदी जी का एक जो कैरिस्मेटिक बिहेवियर है, क्योंकि कोई भी जो राजनेता होता है या जो कोई भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है उसका एक बिहेवियर होता है, और उस बिहेवियर के आधार पे
हम एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो मोदी जी का जो बिहेवियर है वो करिस्मेटिक बिहेवियर है। इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में या जब हम व्यक्तिगत जब हम इसका स्टडीज करते हैं तो उसमें एक तरीके का देखने को मिलता है। तो मोदी जी नो डाउट एक करिस्मेटिक बिहेवियर और मास लीडर के रूप में